अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रा थोड़ा दम से जवाब दीजिए। आप लोग फ्यूचर में टीचर्स बनने वाले हैं, इतनी धीरे तरीके से बात करेंगे तो स्टूडेंट्स को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ पर मौजूद तमाम टीचर्स का, मेल एंड फीमेल और स्टाफ जितने भी यहाँ पर मौजूद है, आप तमाम का इस्लामी तरीके से मैं इस्तक़बाल करता हूँ। यहाँ पर माशाल्लाह से विज़डम किड्स नाम से स्कूल का इफ्तिताह हो रहा है माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से, जिसमें बेहतरीन इस्लामिक नॉलेज और कॉन्टेम्परेरी नॉलेज, इस्लामिक नॉलेज एंड मॉडर्न नॉलेज नहीं बोलेंगे हम, इस्लाम इटसेल्फ इज़ जो है एडवांस एंड मॉडर्न नॉलेज। कई लोग बोलते हैं कि इस्लामिक नॉलेज एंड मॉडर्न एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन। इस्लामिक एजुकेशन इटसेल्फ इज़ ए मॉडर्न एजुकेशन। अगर आप पढ़ेंगे सूरह अंबिया के आयत नंबर 30 और 31 में बिग बैंग थियरी के बारे में बताया गया, तो दिस इज़ एन मॉडर्न एजुकेशन। तो हम ये टैगलाइन नहीं देंगे कि इस्लामिक एजुकेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन एंड कॉन्टेम्परेरी एजुकेशन, यानी आज के दौर का जो एजुकेशन देना है वो हम टैगलाइन इंशाल्लाह दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने खुद कई सारे टीचर्स का यहाँ पर इंटरव्यू लिया है, तो हम सबसे यही दरख्वास्त करते हैं और उनसे मुतालबा करते हैं और उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि वो अपना जो टीचर यानी मुअल्लिम का ये जो लक़ब है उसको बखूबी से निभाए। अल्लाह सुब्हाना ताला ने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पोस्टमैन या फिर इन्फॉर्मर ऐसा लक़ब नहीं दिया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम कहा कि नबी आप क्या है, टीचर है। जैसे कुरान मजीद नाजिल होती थी, अल्लाह के नबी को ले जाकर आयतें पढ़कर सुना नहीं देते थे, समझाते थे। सहाबा इकराम को भी अरबी आती थी, वहाँ के दौर में जितने भी लोग हैं सबको अरबी आती थी, फिर भी क्या करते थे, एक एक आयत जाकर नबी को समझाना था, ना कि सिर्फ आयत आ गई भैया पढ़ लो। तो उसी तरह हमारा काम भी क्या है कि एक एक चीज़ जो हम पढ़ाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को हर चीज़ समझाना है। अब मिसाल मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्यों लिया भाई, किसी और की भी ले सकता था। भाई फ़लाँ एक बड़े अमेरिकन आदमी है, बहुत बड़े टीचर है, उन्होंने भी इतना अच्छा काम करे तो उनके टीचर्स इतना अच्छा सीखे और बड़े बड़े वो नासा में साइंटिस्ट बने, वो माइक्रोसॉफ्ट के CEO बने, वो जो है गूगल कंपनी के जो है ओनर बन गए। मैं इन लोगों की एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्यों किया? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 21 में कहा, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना। का माना ये है कि ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल किस चीज़ में है? आप बेहतरीन एग्जाम्पल एज ए प्रॉफिट है, आप बेहतरीन एग्जाम्पल एज ए नबी रसूल है, आप बेहतरीन एग्जाम्पल एज ए वॉरियर है, आप बेहतरीन एग्जाम्पल एज ए रूलर है, आप बेहतरीन एग्जाम्पल एज ए हस्बैंड है, आप बेहतरीन एग्जाम्पल एज ए ब्रदर है, आप बेहतरीन एग्जाम्पल एज ए फ्रेंड है, आप बेहतरीन एग्जाम्पल एज ए डेमोक्रेट है, आप बेहतरीन एग्जाम्पल एज ए टीचर भी है। अब देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कई सारे ऐसे लोग थे जो बहुत ही ज़िद्दी थे। जैसा कि मैं सब यहाँ पर सबको पूछा कि अगर ज़िद्दी स्टूडेंट आता है तो क्या करेंगे? चन्ने वाला के बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, चन्ने वाला के अगर समझा नहीं तो 2 थप्पड़ भी लगाएंगे, चन्ने वाला के अगर नहीं समझ में आया तो निकाल के फेंक भी देंगे। बोले नहीं, तो ऐसा नहीं करना है उनको। समझ में आया समझाएंगे, समझाने हमारा बच्चा है घर, समझा नहीं तो घर के बाहर हकाल लेंगे, आज से मेरा बच्चा नहीं है बोलते क्या? नहीं बोले, क्या करेंगे उसको ज़िंदगी भर समझाएंगे। बड़ा होकर गलती भी करा तो बोलेंगे जान दो मेरा बच्चा बचपन से ऐसी गलती करता है, उसको माफ़ कर दो बोलेंगे। तो उसी तरह हमारे स्टूडेंट को भी आपको जो ट्रीट करना है। मिसाल के तौर पर जो एक जो आपका स्टूडेंट है वो हो सकता है
कि आगे अपनी ज़िंदगी में जाकर एक बड़ा हुक्मरान बने, एक फ्यूचर आपके हाथ में है। आप जानते हैं मुसलमानों ने कितने बड़े बड़े कंट्रीज़ पर हुकूमत की थी। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना। उन्होंने कितने कंट्रीज़, कितने बड़े खित्ते ज़मीन पर हुकूमत की थी। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नीचे मलेशिया और मालदीव्स, इतने जो कंट्रीज़ है उतनी बड़ी खित्ते ज़मीन पर हुकूमत की थी। आज के दौर में वो ज़मीन 50 कंट्रीज़ में डिवाइड है। मालूम आपको, 50 कंट्रीज़ में डिवाइड करे उतनी बड़ी ज़मीन। तो कौन हुक्मरान कौन थे? मुसलमान। स्पेन में भी आप लोग जानते हैं, स्पेन की हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी मुसलमान हुक्मरान थे। हिंदुस्तान में भी 1000 साल से ज्यादा मुसलमान हुक्मरान थे। तो वो भी किसी जमाने में स्टूडेंट थे, वो भी किसी जमाने में जिद्दी थे, वो भी किसी जमाने में ऐसे स्टूडेंट्स थे जो अपने टीचर की नहीं सुनते थे। तो आप ये सोचना चाहिए, आज जो मेरा ये बच्चा है वो बच्चा भी किसी ना किसी दिन जाकर बहुत बड़ा आदमी, हुक्मरान नहीं, बहुत बड़ा आदमी तो बन सकता है। ऐसा आदमी बन सकता है कि जिसके बात पर, जिसके कलिमात पर, जिसके एक्सप्लेनेशन पर कई सारे लोग उसको समझते हैं। हो सकता है कि ये बच्चा वो बने। तो हमको ये देखना चाहिए कि जो भी हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जो भी स्टूडेंट्स को हम सिखाते हैं, वो बखूबी समझे और बखूबी वो याद रखे। अब देखिए, हम जैसे स्कूल में पढ़े, हम क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं और ऐसे स्कूल में पढ़े हैं जहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, किताबें ही उस ज़माने में 3 या 4 रुपए की कापी आती थी, उस ज़माने में हम पढ़े। आज का दौर तो एडवांस्ड दौर है। आप जानते हैं, अगर ए फॉर एप्पल पढ़ाना है तो हमारे टेक्नो स्कूल्स में पीछे एक स्क्रीन आ जाता है और 3D में एप्पल घूमता है। बच्चा समझ जाता है कि वाह क्या टेक्नोलॉजी है भाई। और अगर आप स्टोरी सुनाते हैं तो पीछे आपकी पूरी स्टोरी चल रही है। अगर आप जो है यूट्यूब पर जाकर राइम्स देखेंगे तो 30 मिलियन एंड 40 मिलियन तक उसके व्यूज है। एक राइम आप जो पढ़ाते हैं 40 मिलियन एंड 50 मिलियन व्यूज है। तो बच्चे आजकल बहुत ही आसानी से उनको एजुकेशन मिल रहा है, बहुत ही इजी वे में उनको एजुकेशन मिल रहा है। वो बोलेगा मेरी टीचर इस दिन में पढ़ाती, जाके मैं घर में यूट्यूब में देख लेता हूँ, भाई स्कूल की जरूरत क्या है मुझे। टीचर मुझे सही नहीं पढ़ाती, जाके मैं अलिफ बा ता से भी पढ़ लूंगा, वो भी यूट्यूब पर मिल जाएगा। अरे ABCD पढ़ना है वो तो राइम से मिल जाएगा, राइम्स पढ़ना है वो तो और आसानी से म्यूजिक के साथ मिलेगा। तो टीचर की क्या जरूरत है, टीचर की क्या जरूरत है। तो वो जो क्वालिटी है ना, टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशन, और वो सब आप लोगों को अगर है तो इम्प्रूव करना है, नहीं है तो क्रिएट करना है। वैसे तो मैंने कई सारे चार्ट्स लाया हूं, तकरीबन 4 चार्ट्स है बैक टू बैक। अभी पौन घंटे में शायद मैं समझता हूं कि कंप्लीट नहीं होगा। उसके अलावा भी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए छोटी सी किट है मेरे पास, जिसमें टीचर्स जो है किस तरीके से टीचिंग करना चाहिए, उनके स्किल्स कैसा होना चाहिए, वो प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, अगर किस तरीके से कैसा प्रोसीजर आप अपनाते हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट के ऊपर, तो वो स्टूडेंट किस तरीके से आपकी बात को समझ सकता है। ये तकरीबन 3 दिन का कोर्स है, तो पूरा कोर्स तो मैं ले नहीं सकता, चार्ट्स में से भी चंद पॉइंट्स बताकर मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ता जाता हूँ। हम शुरू करते हैं रोल ऑफ ए टीचर। टीचर का रोल किस तरीके से अदा करना है। मिसाल के तौर पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मर, इंफॉर्मेशन देने वाला, और टीचर, टीचिंग करने वाला, दोनों में फ़र्क होना चाहिए। पोस्टमैन, जैसा पोस्टमैन आकर आपको क्या है, आपको ख़त देकर चले जाता, पोस्टमैन में फ़र्क होना चाहिए। और आपके घर में जो ख़त पढ़ता है खोलकर, या अब ख़त का पूरा बहुत पुराना एग्जाम्पल, चलो ईमेल ले लो। ईमेल सर्वर, ईमेल जो है आपके ईमेल पर ईमेल आता है या फिर आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, वो खाली व्हाट्सएप का मैसेज फॉरवर्ड कर देना नहीं है, वो मैसेज आपके स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना है। तो रोल ऑफ ए टीचर में हम जो है फर्स्ट पॉइंट से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। और ये जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ वो छोटी सी किट में है। मैं ये किट जो है मैनेजमेंट को हैंड ओवर करता हूँ। जो भी आप लोग इंटरेस्टेड है मैनेजमेंट से, इस किट की कॉपी पूरी इंशाल्लाह ले सकते हैं। रोल ऑफ ए टीचर,
इन प्रोजेक्ट मेथड, अगर प्रोजेक्ट मेथड में अगर टीचिंग आपको करना है, इन प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग द रोल ऑफ ए टीचर इज दैट ऑफ ए गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर। क्या करना है आपको? गाइड करना है। स्टूडेंट को क्या करना है? आपको गाइड करना है, गाइडेंस देना है। कोई प्रोजेक्ट है, जैसा कि कई लोगों को मैं आपको पूछा कि भाई एनुअल डे में आपने कभी साथ दिया है, या फिर कल्चरल एक्टिविटीज में आपने कभी साथ दिया? तो चन्ने कहा हाँ हमने दिया, चन्ने कहा नहीं दिया। तो जब भी आपको ऐसा मौका बनता है कि आपको एनुअल डे पूरा प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स के साथ, या फिर कल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व उनको करना है, तो आप क्या बनेंगे? उनके गाइड बनेंगे। हर चीज में आपको गाइड करना है। मिसाल के तौर पर जैसा थर्माकोल से घर बनाना है, अगर बच्चे को नहीं आएगा तो आप क्या बनाएंगे? गाइड करेंगे। अगर मिसाल के तौर पर बच्चे को थर्माकोल से अल्लाह ताला का नाम लिखकर प्रेजेंट करना है, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, तो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू गाइड हिम। उसके अलावा फिलोसोफर बनना है। फिलोसोफर का माना क्या होता है? ख्यास की जो बातें करते हैं, ख्यास की बातें, चांद, सितारे, प्लैनेट्स, दूसरी दुनिया की बातें, इस तरीके से जो फिलॉसफी की बातें करते हैं, अगर ऐसी कोई स्टोरी टेलिंग की बात आ जाती है, स्टोरी प्रेजेंटेशन करना है, स्टोरी समझाना है, तो क्या होगा? आपको फिलॉसफर बनना पड़ेगा। आजकल के दौर के बच्चे कैसे, पुराने ज़माने में हम जो है इस बात को एक्सेप्ट कर लेते थे कि कौवा आया, कौवे ने कंकर जो है घड़े में डाला, पानी ऊपर आया तो कौवे ने पिया पानी। आज के बच्चे को स्टोरी सुनाएंगे तो बच्चा रीजनिंग करेगा, वो घड़ा कितना था, कंकर का वजन क्या था, अगर कंकर डाले तो एक खतरा ऊपर आता, एक खतरे में कौवे का पेट भर जाता। आजकल के बच्चे ये मेंटालिटी के हैं, पुराने ज़माने के बच्चे नहीं रह गए। दूसरी कहानी क्या है? वो कछुआ और रैबिट भागता है, तो आज के बच्चे क्या बोलेंगे? अरे भाई रैबिट को स्केटिंग देते तो स्केटिंग पेन लेके भाग जाता था, उतना नहीं मालूम उसको। ये है हमारे आजकल के बच्चे, पुरानी स्टडीज नहीं है। तो आप टीचर्स भी इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंड इम्प्रूव्ड होना चाहिए। बच्चा का अगर 1.5 दिमाग है तो हमारा 2 दिमाग रहना। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा एडवांस है। स्कूल में एडमिशन लेने से पहले बच्चे को आईफोन चलाने आएगा, बच्चे को फोन चलाने आएगा, बच्चे को एप्लीकेशन चलाने आएगा, बच्चे को एप्लीकेशन इंस्टॉल करके गेम का खेल कर माँ बाप देखने से पहले अनइंस्टॉल करने भी आएगा। तो आप सबको ऐसे बच्चे को टैकल करना है। अगर कोई स्टोरी आप सुनाएंगे, बच्चा पूरी टेक्नोलॉजी की बात करेगा, आपको बोलेंगे आप बच्चे को ज्यादा मालूम, मुझे ही नहीं पता, तो उल्टा केस होगा। ये ऐसा उल्टा केस करना है। तो हम सबको, जितने भी यहाँ टीचर्स है, सबको एडवांस इंप्रूवमेंट करना है, क्योंकि आजकल के बच्चे 1.5 हाथ हमसे ज्यादा आगे है। चलिए, उसके बाद फ्रेंड बनकर अगर आप बच्चे को कोई भी चीज समझाना है, कोई भी चीज बोलना है, जैसा स्टबर्नेस की बात में अगर आता, तो कई लोगों ने बताया कि विथ लव, विथ अफेक्शन, विथ एंकरेजमेंट, साथ ही साथ एज ए फ्रेंड बनकर उसको हर चीज हम समझाने की कोशिश करना चाहिए। दिस कम्स अंडर द, जोर से बोलिए, जोर से, रोल ऑफ द टीचर। देखिए, जब भी टीचर्स होते हैं, उनकी पिच, बात करने की पिच अगर बिल्कुल स्लो रहेगी ना, तो बच्चे पहले सुबह सुबह नींद में से उठ के आते। अगर आप लो पिच में बात करेंगे तो आपकी लोरी समझ के पूरे सो जाते। तो आपको क्या करना चाहिए? हाई पिच में बात करना। हाई पिच का माना चीखना नहीं है। शाउटिंग इज डिफरेंट एंड हाई पिच इज डिफरेंट। आप हाई पिच में बात करेंगे तो सोए वाला बच्चा भी जगकर टीचर कुछ बोल के सुनता। तो सबको यहाँ पर हाई पिच में बात करना, जोर से बात करना, ताकि बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में। द टीचर इज नॉट ए डिक्टेटर और ए कमांडर। पढ़ो बोली ना, ये पढ़। बच्चा क्या करता? जा रहा हूं बोली तू बोल के चले जाता। आजकल के बच्चे ऐसी है। कोई बड़ी बात नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, अरे तुरे से भी बोल सकता है। क्यों? तो छोटा बच्चा है, पलटा के क्या कर सकते? मार सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, छोटा बच्चा। तो यू आर नॉट ए डिक्टेटर। डिक्टेट करना नहीं है, कमांडर में नहीं है जो कमांड करना है। यू हैव टू बी ए फ्रेंड। तो सेकेंड पॉइंट एज ए रोल में क्या है? द टीचर इज नॉट ए डिक्टेटर और कमांडर बट ए फ्रेंड, गाइड एंड ए वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर का माना क्या होता है? बच्चे को भी मेहनत कराना है और खुद भी मेहनत करना है उसके साथ। दैट इज द वर्किंग पार्टनर। ये बोली पढ़ बोल के आप जाके चाय पी लेते, स्टाफ रूम में बैठ गए तो उन्हें कुछ भी नहीं पड़ता। आपका काम क्या है? उसके साथ वर्किंग पार्टनर बनना है, साथ ही साथ उसके मेहनत करना है,
ताकि वो इंशाल्लाह सीख सके। द रोल ऑफ द टीचर, ही एनकरेजेस हिज स्टूडेंट्स टू वर्क कलेक्टिवली एंड कोऑपरेटिवली। का माना क्या है? कलेक्टिव एफर्ट बोलते हैं। कलेक्टिव एफर्ट का माना क्या है? दोनों मिलके आप टीचर एंड स्टूडेंट एक रिलेशन में कलेक्टिव एफर्ट करेंगे। अगर सिंगल हैंडेडली एफर्ट यानी सामने वाले पर आप एफर्ट डाल देंगे, ये सबक है पढ़ लो कल आके सुनता हूं, बोले तो क्या करेगा वो? एक तो पढ़ेगा, दूसरा आधा पढ़ेगा, तीसरा कुछ भी नहीं पढ़ेगा क्योंकि समझ में नहीं आया। मिसाल के तौर पर चाइनीज है, चाइनीज का पेपर लाके टीचर आप ये पढ़ लो कल मुझे सुनाओ, तो क्या करेंगे आप? बच्चे का हाल वैसी है, उसको अंग्रेजी हो या उर्दू हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसको कुछ भी मालूम ही नहीं है। जैसा हमको चाइनीज नहीं मालूम, तो क्या करेगा? रट्टी तो भी मारेगा, टीचर के डर से आधा तो भी पढ़ेगा, या जीरो मुझे कुछ भी नहीं आता। तो व्हाट यू हैव टू डू, कलेक्टिव एफर्ट में उसको समझाना है कि किस तरीके से याद करे, किस तरीके से समझे और किस तरीके से बिना देखे सुनाए। आपको प्रिटेंड कर कर भी बताना पड़ेगा, 2 लाइन याद करके, बेटा मैंने 2 लाइन याद किया है, उसके बाद किस तरीके से आपको सुनाना है विदाउट हेजिटेशन। ये आपको प्रैक्टिस करके, आपको प्रिटेंड करके, ये कलेक्टिव मेहनत करके आपको समझाना है। ए टीचर ऑल्सो हेल्प्स स्टूडेंट्स टू अवॉइड मिस्टेक्स। मिस्टेक्स अगर हो जाते हैं तो क्या करना है? उनको अवॉइड किस तरीके से करना है वो सिखाना है। जैसा ही मिस्टेक हो जाता, 2 बड़े बड़े आंख दिखा दिए समझो, तो बच्चा बोलता खत्म, अब मेरे को ये पढ़ाई नहीं होने का है, मेरा यूट्यूब अच्छा है, यूट्यूब टीचर अच्छा है, मेरा टीचर से अच्छा पढ़ाता है, टीचर से अच्छा सुनाता है, टीचर से अच्छा पीछे पीछे से बेहतरीन म्यूजिक आती है, तो ये टीचर की जरूरत नहीं है मेरे को। यूट्यूब डराता ना फोन डराता। आई बात समझ में? तो ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से आपको काम करना है। ये टेक्नोलॉजी की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपको प्रूव करना है कि बेजान फोन और बेजान एप्लीकेशंस तुमको जिंदगी नहीं दे सकते। ये जो लाइव टीचर आपके सामने ठहरी हुई है, ये कोऑपरेटिव एफर्ट के साथ आपको बेहतरीन स्टूडेंट बना सकती है या फिर बेहतरीन इंसान बना सकती है। देखिए, अगर आप लोग सही परफॉर्म नहीं करेंगे तो बच्चों के लिए ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव रेडी है हर चीज में, हर लेसन में, हर राइम में, हर ABCD में, हर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट इन द सेंस मैथ्स सोशल साइंस ने बरो में, साइंस के सब्जेक्ट में, सोशलिज्म के सब्जेक्ट में, हिस्ट्री के सब्जेक्ट में, एवरी ऑल्टरनेटिव इज अवेलेबल। अगर आप लोग रोल अदा सही नहीं करेंगे तो टेक्नोलॉजी रोल अदा कर देती। टेक्नोलॉजी बोलती जिंदाबाद, मैं तो हूं, तुम लोग रोल अदा मत करो, मैं यहां से कर देती हूं। ठीक है? तो जब भी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, उनको मिस्टेक को अवॉइड किस तरीके से किया जाता है वो सिखाना है। बेटा ये नहीं, अगर आप इस तरीके से करेंगे तब आपका जवाब सही होगा, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो वापस आपका जवाब गलत होगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रीट योर स्टूडेंट। He makes it a point that each member of the group contributed something to the completion of the project. मिसाल के तौर पर एक प्रोजेक्ट है, 10 स्टूडेंट्स है, 10 में से 7 ने किया है, 3 ने नहीं किया है। गॉट द पॉइंट? 3 ने नहीं किया है। आप क्या करेंगे? आप 7 की तारीफ करेंगे बराबर, 3 को नेग्लेक्ट करेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे? 10 के 10 की तारीफ करेंगे। अच्छा, तारीफ करें मतलब झूठी तारीफ करेंगे? नहीं, झूठी तारीफ नहीं करेंगे, जो तारीफ है वही करेंगे। क्या तारीफ करेंगे? अगर 7 ने 7 दिया है तो 7 की तारीफ करेंगे, 7 स्टूडेंट्स की, बाकी 3 की मॉरल सपोर्ट की तारीफ करेंगे कि भाई मॉरल सपोर्ट तो था। आई बात समझ में? हम कलेक्टिवली टीम 10 लोगों की थी, 7 ने काम किया और 3 ने मॉरल सपोर्ट किया। गॉट द पॉइंट? तो होता क्या, नेक्स्ट टाइम बच्चा बोलेगा मॉरल सपोर्ट के डिपार्टमेंट में मैं नहीं रहूंगा, मेरे काम के डिपार्टमेंट में रहूंगा। So this is your technique how to deal with a student in the matters of project completion इंशाल्लाह। अरे भाई इतना ज्यादा काम करना, टीचिंग फील्ड ही छोड़ के भाग जाते क्या? नहीं, इंशाल्लाह करना है इंशाल्लाह। He should have a thorough knowledge of individual student so as to allot them work accordingly। अगर प्रोजेक्ट का कुछ काम आता है तो 10 लोगों की सलाहियत आपको मालूम होनी चाहिए। प्रोजेक्ट काम करते हैं तो 10 लोगों की सलाहियत, ये बंदा अच्छा लिख सकता है, ये बंदा अच्छा डिजाइन कर सकता है, ये बंदा थर्माकोल से कोई चीज अच्छी बना सकता है, ये डिजाइनिंग में है, वो डेकोरेशन में है, वो प्रेजेंटेशन में है, वो जो है किसी को एक्सप्लेन करने में, और ये बेहतरीन आपको प्रेजेंटेशन लाकर हाथ में देने में। तो ये कलेक्टिव एफर्ट जिसे हम कहते हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इंशाल्लाह आपको होना चाहिए। ही शुड हैव इनिशिएटिव
फॉर एवरी प्रोजेक्ट। मिसाल के तौर पर अब एक प्रोजेक्ट आ जाता है कोई भी स्कूल का आपको बताने के लिए, तो आप क्या करेंगे, स्टूडेंट आप ही स्टार्ट करो, स्टूडेंट आप ही स्टार्ट करो, नहीं, यू शुड बी इनिशिएटिव, आपको इनिशिएट करना है ताकि आपके इनिशिएशन को देखकर वो एंकरेज हो और साथ ही साथ क्या करे, आपके काम में हाथ बटाए, इसी तरीके से वो सीख सकता है। तो इनिशिएशन स्टूडेंट पे छोड़ना नहीं है, इनिशिएशन हमारे टीचर्स के हाथ में इंशाल्लाह होना चाहिए। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट टीचर शुड मेंटेन ए डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर। डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर का माना क्या होता है कि सबको बराबर देखना है। डेमोक्रेसी क्या है, टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, मगर कुछ और ही चलता है वो अलग बात है, मगर इसका डेफिनेशन ये है। तो हम प्रोजेक्ट जब करते हैं, प्रोजेक्ट में भी क्या है, टू द स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स एंड बाय द स्टूडेंट्स। ये डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर बनाकर इंशाल्लाह हमको चलना है। 10 जने प्रोजेक्ट बना रहे, 9 जनों को आप हटा देकर एक के नाम पर प्रोजेक्ट दे देंगे तो बात गलत हो जाएगी। टीचर्स मस्ट बी वेल रेड एंड वेल इन्फॉर्म सो दैट ही कैन हेल्प द स्टूडेंट्स टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की जो भी डिटेल्स होती है वो टीचर को पहले मालूम होना है कि करना क्या है। आखिर आपको बनाना था बिग बैंग, आप बना दिए सऊदी अरब का डेजर्ट, तो क्या होगा, नहीं, आखिर में फेल हो जाते। तो टीचर शुड हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द प्रोजेक्ट बिफोर एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। कोर टीचिंग स्किल्स, सबको पूछा मैं, किस किस को पूछा टीचिंग स्किल्स, किसको भी ना छोड़ा, नहीं, सबको पूछा कि भाई आपके पास टीचिंग स्किल्स क्या है। जब आप पढ़ाने की बात करते हैं, आप बताए 8 साल का एक्सपीरियंस है, आप बताए 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप बताए और 3 साल का एक्सपीरियंस, तो बताया कि जो आपने एक्सपीरियंस बताया है उसमें आपके स्किल्स क्या है। 8 कोर्स टीचिंग स्किल्स हम देखते हैं। स्किल्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन, कई सारे लोगों ने बताया कि जब भी हम जो है टीचिंग करने जाते हैं, फर्स्ट वी शुड एक्सप्लेन, क्या करना है, एक्सप्लेन इंट्रोडक्शन, लेसन जो भी आप पढ़ाते हैं उसका इंट्रोडक्शन देना। एक भाई ने बताया कि हम उसको टॉपिक का नाम याद दिलाएंगे, टॉपिक, लेसन की हेडिंग याद दिलाएंगे। अगर मिसाल के तौर पर क्लास होने के बाद एक लेसन की हेडिंग भी बोल देता है तो वो कामयाब है। आई बात समझ में, इतना तो हमको इंशाल्लाह देखना है। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, मैं सबको पूछा कि यहाँ पर आपके पास एक्सप्लेनेशन का स्किल क्या है। एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं, जो भी पढ़ा लिखा हुआ है, एप्पल, एप्पल इज ए फ्रूट, फ्रूट गोज ऑन ट्री, ट्री नीड सनलाइट एंड ट्री नीड वाटर एंड ट्री इज ऑन अर्थ एंड ग्राउंड एंड फला बोले तो बच्चा कुछ भी रट्टी मारे तो नहीं, बच्चा बोलेगा बेहतरीन एक्सप्लेन करने वाला मेरा घर में बैठे हुआ है, कौन, मोबाइल। तो मोबाइल और टेक्नोलॉजी को कंपटीशन देते हुए अपर हैंड मारना है। आई बात समझ में। तो टीचर्स, इफ यू आर नॉट प्लेइंग योर रोल परफेक्टली, अनदर नॉन लिविंग टीचर इज अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स। चलिए, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल्स, मिसाल के तौर पर कोई भी चीज आप समझाते हैं, कोई भी चीज आप बताते हैं तो एग्जाम्पल्स देते हुए और इलस्ट्रेशन देते हैं। इलस्ट्रेशन कहां पर देंगे आप, कौन से सब्जेक्ट में, कौन से भी नहीं, इंग्लिश में, किस में, आप एक कोई फॉर्मूला बताते हैं, कोई फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद इलस्ट्रेशन। मैथमेटिक्स में भी क्या होता है, कोई फॉर्मूला बताते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशंस देते हुए और एग्जाम्पल्स देते हुए आपको इंशाल्लाह समझाना है। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, किसी ने बोला मुझे कि क्वेश्चनिंग करना है स्टूडेंट को, राइट। जब आप एक लेसन समझाते हैं तो इन बिटवीन क्वेश्चन, तो जो दिमाग सोया हुआ होता है ना, बिल्कुल जग जाएगा, अरे भाई सवालात आ रहे, नाउ आई हैव टू बी एक्टिव। तो हम यही करते हैं, बीच में क्या करते हैं, अगर कोई सोता हुआ दिखा तो फौरन सवाल करते हैं, तो वो सवाल तो जाग जाएगा, बाकी के पूरे भी जग जाएंगे और गौर से सुनने की कोशिश करेंगे। तो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, लेसन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स को बोलना चाहिए भाई स्टूडेंट्स, लेसन खत्म होने के बाद या दौरान हम सवालात करने वाले हैं। तो दिस गिव्स द एंकरेजमेंट टू द स्टूडेंट्स के भाई वी हैव टू बी एक्टिव इन द क्लास। तो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड, बहरहाल ब्लैक बोर्ड पर अगर आप समझाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आता है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट का माना क्या होता है, आप उनको और बेहतरीन तरीके से समझाए। एक ने हमको बताया कि अगर कोई डल स्टूडेंट है, तो डल स्टूडेंट मेरे कैटेगरी का नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स तो इंटेलिजेंट है, तो हो गया क्या, एक तो आपके रेडियस में से वो निकल गया कि डल स्टूडेंट मेरा नहीं है, तो वो क्या करेगा, देख लेगा टीचर जो है हमारी काबिल की नहीं है, टीचर मुझे सही एक्सप्लेन नहीं करे, तो और डल होता जाएगा और डल होता जाएगा
और वो उसका ग्राफ नीचे ही नीचे गिर रहा। ऑन द अदर साइड जो बेहतरीन स्टूडेंट्स है उनका ग्राफ तो मेंटेन है और साथ ही साथ ऊपर जाना है। तो स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या करना है हमको, जितने डल स्टूडेंट्स हैं उनको एक ने बताया कि स्पेशल क्लासेस लेना है, एक्स्ट्रा क्लासेस लेना है, एक्स्ट्रा उनको क्या करना है, एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन ऊपर उसके ऊपर करना है। टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट को पढ़ाते जाए, टीचिंग का मतलब ये है कि डल स्टूडेंट को पढ़ाते जाए। आई बात समझ में? टीचिंग का मतलब क्या, डल जिसको पढ़ने नहीं आता उसको ही तो पढ़ाना है। जो यूट्यूब देख देख कर अच्छा सीख गया है रैम्स, उसके पीछे ही पढ़ेंगे तो फायदा क्या होगा। कई सारे स्कूल्स में आपने देखा होगा कि 99% अगर आप ले लेंगे, मिसाल के तौर पर आपको 10th क्लास में एसएससी या एसएसएलसी चलता है ना यहाँ पर 10th क्लास, अगर आपको 99% आपको आता है परसेंटेज, तो हमारे कॉलेज में आपको फ्री सीट है। तो वो बच्चा जाता है वो कॉलेज में और वहां पर लाता है 98%, तो बोलते हैं कि हमारे स्कूल में बच्चे ने 98% लाया। अरे भाई 10th में उसने 99 लाया तो उसकी स्किल है, वो आपके पढ़ाने से नहीं है, उसके स्कोप ऑफ इंटरेस्ट से उसने 98% लाया। आप क्यों क्रेडिट लेते हैं कॉलेज वाले? आपने उसको 99% वाले को फ्री सीट दी, उन्हें फ्री सीट लेकर आपके पास आ गया और 98% लाया आपके पास। तो व्हाट इज अमेजिंग इन दैट? उसकी स्किल थी ना। तो स्कूल का काम, टीचर का काम, कॉलेज का काम अच्छे बच्चों को लेकर उनका परसेंटेज बताना नहीं, डल स्टूडेंट का परसेंटेज बताने में ही असल कामयाबी है। 10 स्किल्स फॉर मॉडर्न टीचर। 10 स्किल्स है मॉडर्न टीचर्स को पढ़ाने के लिए इंशाल्लाह। चलिए सबसे पहला हम लेकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है कमिटमेंट। व्हाट इज योर कमिटमेंट विथ योर प्रोफेशन? आपका प्रोफेशन क्या है? आई एम ए टीचर। व्हाट इज योर कमिटमेंट विथ योर प्रोफेशन? कि भाई बच्चा पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो घर को जाके सो जाऊंगी मैं। इज दिस योर कमिटमेंट? अच्छा, सब टीचर्स यहां पर आर यू कमिंग विथ योर विल एंड विश और विद द एनफोर्समेंट ऑफ योर इन लॉज, योर हस्बैंड्स, योर फादर्स, योर ब्रदर्स, योर रिलेटिव्स? ऐसा कोई है यहाँ बताइए? भाई घर में खाली बैठी हुई तो अम्मी बोले कुछ तो भी जाके पढ़ा ले स्कूल में, है कोई इधर? हाथ उठाइए। शादी होने 2 साल है, 2 साल क्या करना, ठीक है पढ़ा लेंगे, टीचिंग स्कूल कर लेंगे। ऐसा कोई है इधर? नहीं है। आप लोग इंटरेस्ट से पढ़ाने आए हैं या किसी की जबरदस्ती से प्रोफेशन में आए हैं? आप है इंटरेस्ट पूरे जितने भी इधर पूरे इंटरेस्ट से आए हैं। पूछने की वजह यह है कि जो कमिटमेंट का मामला है वो कमिटमेंट का मामला आपके इंटरेस्ट से आता है, आपके हस्बैंड की जबरदस्ती से, या शादी को 1 साल है इसीलिए 1 साल घर में खाली क्यों बैठूं, टीचिंग कर लेती हूं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हो रहा क्या, आप जो है आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जिंदगी से खेल रहे हैं और ये खेलने की आपको पूछ होगी। ठीक है, हो सकता है कि भाई 1 साल के बाद शादी है, ठीक है 1 साल में हम पढ़ाएंगे, मगर 1 साल में भी वो कमिटमेंट होना है। 1 ईयर के बाद आप ठीक है मत पढ़ो कोई बात नहीं, मगर 1 ईयर में भी यू हैव टू हैव दैट कमिटमेंट फॉर टीचिंग योर स्टूडेंट्स। तो ये कमिटमेंट सब लेकर चल रहे हैं। इफ यू आर सेलेक्टेड, देखिए आप यहां पढ़ाओ या दूसरे स्कूल में पढ़ाओ या दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, दूसरे स्टेट कंट्री में पढ़ाओ, कहीं भी पढ़ाओ, ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप बोलेंगे यहां पढ़ाने से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, नहीं, एवरीवेयर। अब ये छोड़ के दूसरी कंट्री में आया तो बच्चे और भी एडवांस है वहां पर। वो लोग आपको पढ़ाने की, वो लोग आपको और हमको पढ़ाने की कोशिश करते, उनको बचपन से इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि नासा साइंटिस्ट, नासा के अंदर कितने कंप्यूटर्स है, वो कंप्यूटर की कितनी रैम है, उसके अंदर कितनी जीबी है, वो किस तरीके से कंप्यूटर चलता है, पूरा आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ऐसे बच्चों को आपको और हमें टैकल कर कर इंशाल्लाह चलना है। तो कमिटमेंट विथ योर प्रोफेशन, आपके प्रोफेशन के साथ कमिटमेंट इंशाल्लाह करना है और आपके प्रोफेशन को धोखा नहीं देना। धोखे का मतलब क्या हुआ? इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल एज ए टीचर का माना आप आपके प्रोफेशन को धोखा दे रहे हैं। नेक्स्ट स्किल इज प्रिपरेशन। कोई भी टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पर आप बात कर रहे हैं, कोई भी लेसन या कोई प्रोजेक्ट पर आप बात कर रहे हैं, तो यू हैव टू हैव द वेल प्रिपेयर्ड मेथड्स, वेल प्रिपेयर्ड कॉन्सेप्ट्स एंड वेल प्रिपेयर्ड आप क्या बताएंगे, आपको मेथड्स बताएंगे जिससे आप स्टूडेंट को
बेहतर तरीके से इंशाल्लाह समझा सकते हैं। इफ यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, अगर स्टूडेंट आपको पलटाकर सवाल कर दे तो क्या होगा? मैथ्स के कौन टीचर्स हैं यहाँ पर? मैथमेटिक्स कौन कौन पढ़ाते हैं? आप और दो ही है आप, नो वन ईयर, आप कहीं पीछे। जेंट्स में बॉड मास का फॉर्मूला क्या है? बॉड मास। मैथमेटिक्स के टीचर कौन है इधर? मेन में अपॉइंट होना है क्या अभी? ठीक है, आपके पास बॉड मास का फॉर्मूला? ब्रैकेट, हाँ, उसका बॉड मास एक फॉर्मूला है, मैथमेटिशियंस को मालूम होता है। कोई भी आपको सम दे दिए, मिसाल के तौर पर 1 + 2 - 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 10 -4 -8 + 12। अब इसको कैसा करना, कैसा करना? और बीच में 2 ब्रैकेट्स भी है। तो बॉड मास का फॉर्मूला मैथमेटिशियंस बताएंगे। बॉड मास का फॉर्मूला क्या है? ब्रैकेट्स ऑफ, पहले ब्रैकेट्स उड़ा के फेंक देना, खाली प्लेन बच जाता है। उसके बाद डिवीजन, पहले डिवाइड करना, जितने भी डिवाइड के सिंबल है ना पहले उन लोगों को डिवाइड कर लेना। उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन, जितने भी मल्टीप्लाई पहले मल्टीप्लाई कर लेना। उसके बाद एडिशन, उसके बाद ऐड करना, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना, तो आपको सही आंसर आएगा। यह है बॉड मास का फॉर्मूला। अगर बॉड मास का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, आप ऐसे ही उसको मल्टीप्लाई पहले कर लिया, बाद में सब्ट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद एडिशन कर लिया, तो आंसर गलत आ जाएगा। उसी तरह साइंसदान को पूछे कि भाई आप फैक्ट कैसा बताते हैं, एनी फैक्ट, हाउ वुड यू प्रूव ए फैक्ट? तो ही सेज के फर्स्ट आई हैव 10 थियरीज, पहले मैं थियरीज बनाता हूं, 10 थियरीज। अगर ये एप्पल गिरता है, एप्पल की स्टोरी किसके साथ है? वो आइंस्टाइन के साथ है। तो एप्पल गिरा तो उसने क्या किया? एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? तो ही मेड सम थियरीज, देन ही गेव द फैक्ट ऑफ ग्रेविटी। बताया कि जमीन के अंदर ग्रेविटी है, वो एप्पल नीचे जाएगा। अगर आप जमीन से ऊपर चले जाएंगे, बहुत ही ज्यादा ऊपर चलेंगे, तो दैट ग्रेविटी विल नॉट वर्क। आप बहुत ऊपर जाएंगे तो स्पेस में क्या होगा? थिंग्स विल फ्लोट। तो साइंसदान से पूछो, साइंसदान बताएगा कि ये थियरीज है, पहले मैं 10 थियरीज बताता हूं, उसके बाद फैक्ट निकालता हूं उसके अंदर से। मिसाल के तौर पर बिग बैंग थियरी बोलते हैं, मगर वो फैक्ट है, मगर टुडे इट इज टर्म्ड एज थियरी। इस्लामी नुक्ते नजर से हम बोलेंगे बिग बैंग इज ए फैक्ट। पहले बिग बैंग में क्या था? साइंटिस्ट यूज्ड टू से जो अर्थ है दैट इज फ्लैट, फ्लैट है, कॉर्नर पे जाके गिर जाते बोलते। देन साइंटिस्ट नो 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 नो, फॉर अर्थ जो है फ्लैट नहीं है, अर्थ जो है राउंड है। पहले साइंसदान ने कहा कि 9 प्लैनेट्स है, फिर बाद में कहा प्लूटो प्लैनेट नहीं है, एस्ट्रॉइड है, अब 8 प्लैनेट्स है। सो हाउ दिस इज कमिंग? विथ सर्टन रीडिंग्स, विथ सर्टन ऑब्जर्वेशंस, विथ सर्टन थियरीज, देन दे विल गिव यू फैक्ट। तो इन सब चीजों से हमको क्या करना है? खाली पढ़ लेना बहुत अच्छा करेगा, काम इन कोने में डाल देना, करना है ऐसा? इन सब चीजों से हमको सीखना है कि इन सब बड़े साइंसदानों ने, मैथमेटिशियंस ने, जो है तारीख लिखने वालों ने, सोशल चीजों में काम करने वालों ने क्यों ऐसा किया, क्या ऐसा किया, ये सब हिस्ट्री वगैरह ये सब डिटेल्स पढ़ते हम हमारी टीचिंग फील्ड में इसको अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, ये था प्रिपरेशन के अंडर। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल वर्क का माना। आप अगर कोई भी काम करते हैं तो दैट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। एक होता है काम होना, दूसरा होता है ऑर्गेनाइज्ड काम होना। आई बात समझ? अब घर बनाना है, ये घर बनाना है, कोई भी मिलके रेती में सीमेंट जमा दिए और ये पूरे ईंट लगा दिए, उसके बाद उसके ऊपर सीमेंट मार दिए, हो गया। रह सकते उसके अंदर? नहीं हो सकते। अरे घर बन गया घर। अगर कोई बिल्डर बोला ऐसे ही घर बनेगा, तो बिल्डर को क्या करेंगे हम? 2-3 और अच्छे बिल्डर को बुला के ये बिल्डर को मारने लगाते, फिर नहीं ये क्या आधा काम करा बोल के। गॉट द पॉइंट? तो ये काम हो गया। ऑर्गेनाइज्ड काम कैसे होगा? कि जो बिल्डर करता है, ये ऑर्गेनाइज्ड काम है, पूरा पूरा प्लेन दीवार बनी है, ऊपर अलग कलर है, बीच में अलग कलर है, नीचे फ्लोरिंग है, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड। पढ़ाना कैसे भी पढ़ा दे सकते, पढ़ रहे भाई पढ़ बोलते, बच्चा भी रट लेता, एग्जाम में लिख देता, क्या लिखे बेटा नहीं मालूम, टीचर मार मार के पढ़ाया तो लिख दिया, पास हो गया, मार्क्स आ गए।
नंबर्स के वास्ते पढ़ाना है या समझ के वास्ते पढ़ाना है? समझ के लिए पढ़ा। नंबर्स तो कितने भी आ जाएंगे, नंबर्स तो 100 भी आ जाएगा, बच्चे को मालूम नहीं है लिखा क्या। गॉट द पॉइंट। तो सिर्फ पढ़ाना नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड पढ़ाना आप लोगों का इंशाल्लाह काम है। फोर्थ आता है टॉलरेंस। मैं ये सवाल सबको पूछा हूं, टॉलरेंस का माना क्या है? टॉलरेंस सबर, सबर तो पेशेंस को बोलेंगे, टॉलरेंस को क्या बोलेंगे? बर्दाश्त तो बोलेंगे। टॉलरेंस का असल उर्दू वर्ड क्या है? उर्दू किसको आती है अच्छी तरह? बोलिए। रवादारी बोलते टॉलरेंस को, रवादारी, टॉलरेंस, रवादारी, बराबर बोला, रवादारी, टॉलरेंस। तो रवादारी दिखाना है आप लोगों को, सिर्फ सबर कर लेना। सबर का माना क्या है मालूम? कोई जुल्म कर रहा, मैं सबर कर लिया। गॉट द पॉइंट। बच्चा चीखा मारा, मैं सबर कर ली, ये सबर नहीं है, ये क्या है? बेवकूफी है। बच्चा नहीं पढ़ रहा, बच्चा नहीं पढ़ रहा भाई, मैं सबर कर ली, ये सबर नहीं करना है हमको। क्या करना है हमको? रवादारी, टॉलरेट करना है। बच्चे बहुत ज्यादा चीख मार रहे, बस सबर कर ली, बच्चे चीखा मार रहे, कान बंद कर ली मैं, तो ये क्या बेवकूफी बोले? कान क्यों बंद कर रहे? बच्चों को समझाओ, बोलेंगे हम। पेशेंस नहीं करना है हमको, सबर नहीं करना है। वी हैव टू डू टॉलरेंस, उनको टॉलरेट करना है। टॉलरेट किस तरीके से करेंगे? कंस्ट्रक्टिव टॉलरेट करेंगे, माना उनको टॉलरेट भी करेंगे और वापस उनको सिखाएंगे भी। क्या सिखाएंगे? बच्चे जब शोर करते हैं तो उनको ये सिखाएंगे कि शोर करने से कुछ भी नहीं सीखेंगे, पढ़ने से सीखेंगे। तो क्या होगा ये? कंस्ट्रक्टिव टॉलरेंस। डिस्ट्रक्टिव टॉलरेंस क्या है? बच्चे शोर करे, छड़ी लेके सबको एक एक मारे, तो क्या हो गया? डिस्ट्रक्टिव हो गए, डिस्ट्रक्ट हो गए। कोई कंस्ट्रक्शन मिला उन लोगों को कुछ इंप्रूवमेंट मिला? नहीं मिला। क्या हुआ? डिस्करेजमेंट मिल गया। भाई चीखा तो टीचर मार दी, मैं फोन के सामने इतना चीखा तो फोन कभी बंद नहीं हुआ, तो बोलता फोन मेरा अच्छा है। फोन के सामने इतना, फोन को इतने बार मेरे हाथ से गिर गया फोन, तभी भी वो वीडियो बंद नहीं हुआ, तो बोलेगा फोन कितना अच्छा है भाई, इतने बार पटकता हूं तो भी बजते रहता, तो बोले फोन मेरा अच्छा है। तो जब आपको टॉलरेंस करना है तो सबर कर लेना नहीं है, उनको कंस्ट्रक्टिव टॉलरेंस करना है। जब उनको बच्चे जब चीख पुकार करते हैं या कोई चीज नहीं समझते हैं तो उनको टॉलरेट करते हुए कंस्ट्रक्टिव टॉलरेंस, उनको कंस्ट्रक्टिव उनको समझाना है। ये आपका टॉलरेंस इंशाल्लाह काम आएगा। फिफ्थ वाला है स्टोरी टेलिंग। आप लोग सब जानते हैं, कोई भी चीज को समझाना है तो स्टोरी टेलिंग से आप समझा सकते हैं। सिक्स्थ वाला है ओपन फॉर क्वेश्चंस। कोई भी चीज हम समझाते हैं तो ओपन फॉर क्वेश्चंस रखना चाहिए अपने नाजरीन से या फिर अपने स्टूडेंट से इंशाल्लाह। फर्स्ट वाला था क्या था बताइए? मॉडर्न स्किल्स में कोई ओपन फॉर क्वेश्चन है ये। फर्स्ट वाला बताइए स्किल। नहीं, कमिटमेंट तो जो है आपको, हाँ फर्स्ट वाला कौन बोले? माशाल्लाह। चलिए थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला लिखे तो लिखे हुआ देख के नहीं बोलना, याद है तो बोलना। नहीं, थर्ड वाला नहीं है वो। सेकंड वाला दिमाग पे जोर पड़ रहा नहीं, अब पढ़ रहा है। अगर लकी ड्रॉ है, अगर सही जवाब देंगे तो 10,000 मिलेंगे, तो शुरू से याद रखते थे, एक एक वर्ड याद रखते थे नहीं। चल, तो फर्स्ट वाला है कमिटमेंट, सेकंड वाला है प्रिपरेशन, थर्ड वाला है ऑर्गेनाइजेशनल वर्क। है ना, घर तो बन जाता आपके में, मिट्टी सीमेंट लगाए तो घर बन जाता, वैसा नहीं। बिल्डर आके जब बनाते थे ऑर्गेनाइजेशनल वर्क जैसा है। फोर्थ वाला है कंस्ट्रक्टिव टॉलरेंस। सबर करना नहीं है। बच्चे चीखा हमारे बहुत अच्छा करे, मैं सबर कर ले रही हूँ, तुम लोग का जुल्म में सबर कर ले रही हूँ बोल के जाके स्टाफ रूम में चाय पिए तो दैट इज नॉट सबर, उससे काम कुछ नहीं आता। कंस्ट्रक्टिव टॉलरेंस करना है। फिफ्थ में स्टोरी टेलिंग, सिक्स्थ में ओपन फॉर क्वेश्चंस, सेवेंथ में आता है इनोवेटिव। इनोवेटिव का माना क्या होता है? इनोवेशन। इनोवेशन किसको बोलते हैं? इनोवेट किसको बोलते हैं? इनोवेशन। इनोवेशन का माना होता है कि नई नई चीजें बताना उनको, नए तरीके से बताना उनको। ये हाथ से नहीं खा रहा तो पीछे से पलटा के खिलाना उसको। फ्रूटी के बॉटल में खांसी की दवा रख के पिलाना उसको। आई बात समझ? तो ये इनोवेशन है। अगर बच्चा खांसी की दवा नहीं पी रहा तो फ्रूटी का जो डब्बा आता ना उसमें खांसी की दवा पूरी भर देके उसको फ्रूटी पी रहा बोल के पिलाना, तो ये है इनोवेशन। आई बात समझ? तो जो भी आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, जिस तरीके से आप समझाते हैं बच्चों को, एक ही रिपीटेटिव, मोनोटनस बोलते हैं आप, मोनोटनस, एक ही तरीके से समझाते जा रहे हैं
तो बच्चा विल नॉट एक्सेप्ट। उसको अलग अलग तरीके से समझाना चाहिए, अलग अलग बच्चे को अलग अलग तरीके, इसको ये तरीके से समझा तो उसको दूसरी तरीके से समझा। बहुत ज्यादा मेहनत हो रही नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, घर को जाके सो जाना है। चलिए उसके बाद इसके बाद 8th वाला है टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट। टेक्नोलॉजी की तो बात मैंने जैसे बताया कि टेक्नोलॉजिकल बच्चे हैं आजकल के, पूरे टेक्नोलॉजी से पूरे वाबस्ता है। आपको जितना फोन चलाने नहीं आता, आपके बच्चे को उतना आता, आपके नवासे को उतना आता, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, टेक्नोलॉजी भी हमको इस्तेमाल करना है। अगर कोई टेक्निकल चीज़ें भी अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्रोजेक्टर इस्तेमाल करते हैं, या फिर प्रैक्टिकल अगर कोई चीज़ें लाके आप बताते हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई आपको फ्रूट्स के बारे में समझाना है, अगर वो आपके पास प्लास्टिक में अवेलेबल है तो अच्छा ही से याद आएगा। कुछ एनिमल्स के बारे में समझाना है तो असली लको लाल उठा के वो भी प्लास्टिक के लाके वो भी प्लास्टिक से उनको इंशाल्लाह समझ। तो ये क्या होगा, टेक्नोलॉजी। अगर आपको पीछे प्रोजेक्टर ही आ जाएगा तो वो सबसे बेस्ट है। बच्चे देखकर बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। बच्चे क्या, कोई भी अगर आप रीड करते हैं तो यू विल रिटेन 10% इन योर माइंड, एंड इफ यू सी, अगर आप देखते, अगर आप सुनते हैं, पहले तो पढ़ते हैं तो 10%, अगर आप सुनते हैं तो 50%, और आप सुनते और देखते हैं तो 90%। न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट पढ़े, वर्ड टू वर्ड कौन सुना सकते हैं? नहीं सुना सकते। हाँ भाई, एक रिपोर्ट। फिल्म देखे, सीन टू सीन सुना सकते ना। तो क्यों हुआ ये सीन टू सीन? कि आपने देखा और सुना तो आपको याद रहेगा। एक बार गाना सुन भी लिया तो पूरा गा सकते ना। अरे ऐसा है भाई अपने पास अच्छे टैलेंट्स है, तो उसको क्या करना, हम तब्दील करना, गाने को सूरे में तब्दील करना, फिल्म को वाक़यात में तब्दील करना। टैलेंट्स है, सही तरीके से और सही जगह इस्तेमाल करना, वो इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत ऐसे टैलेंट्स है भाई। एक बार फिल्म देख लिए, तुम्हारे को मालूम, एक बार अगर मैं फिल्म देख लेता हूं तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वर्ड टू वर्ड सुना सकता हूं। ये टैलेंट है मेरा। सूरह फातिहा क्या याद है? नहीं, वो याद करना है। वो वाकया याद है, ऐसा वाकया भी हुआ था कभी? नहीं मालूम मेरे को। ऐसी हमारी हालत है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एंथुसियास्टिक, जितनी भी टेक्नोलॉजी की चीजें हैं इंशाल्लाह वो बताते बताते समझाएंगे तो बच्चे बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद है सोशलाइजिंग। यानी सोशलाइजिंग का माना ये होता है कि अच्छे अखलाक, एटिकेट्स, मैनर्स, तमीज़। ये भी एक वन सब्जेक्ट होगा मेरे ख्याल से, स्कूल्स में होता है ये सब्जेक्ट। एटिकेट्स का सब्जेक्ट होता है। एटिकेट का माना है कि मैनर्स और अखलाक। ये समझाते समझाते बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में नंबर 1 है, बात करें तो बदतमीजी बात कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता? पढ़ाई में भी नंबर 1 रहना चाहिए और साथ ही साथ अखलाक एंड एटिकेट्स में भी इंशाल्लाह नंबर 1 होना चाहिए। वैसे तो एक ही ख़त्म करा हूँ मैं, 2 ख़त्म करा और 2 बाकी है। बेहतरीन है, लर्निंग पिरामिड है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। ये पूरा आपको किट में मिल जाएगा मैनेजमेंट से। आप इंशाल्लाह अगर चाहते हैं तो कॉपी ले सकते हैं। द वेरी बेस्ट टीचर्स टीच फ्रॉम डैश, नॉट फ्रॉम डैश और नॉट इवन फ्रॉम डैश। अगर कोई देख लिए तो भी बोल सकते, हाँ देख लिए, ठीक है। तो देखिए ये है, द बेस्ट टीचर टीचर्स फ्रॉम हार्ट। घर में जबरदस्ती भिजा दिए तो नहीं, शौहर जाओ बोले तो नहीं, टाइम पास नहीं हो रहा तो आके पढ़ा रहे तो नहीं, अम्मी ज़बरदस्ती करके भिजाए तो नहीं, भाई ज़बरदस्ती भिजाए तो नहीं, और जब दिल बोला तो नहीं। कैसा? टीचर्स फ्रॉम हार्ट, दिल से, नॉट फ्रॉम द बुक। बुक में से कुछ नहीं था। बुक में से क्या मिलती? इंफॉर्मेशन मिलती, टीचिंग मिलती। बुक में से नहीं मिलती। बुक्स गिव्स यू इंफॉर्मेशन। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट। दिस इज एन इंफॉर्मेशन। जो आप टीच करते हैं दैट इज नॉलेज, ठीक है। द बेस्ट टीचर टीचर्स फ्रॉम हार्ट, नॉट फ्रॉम बुक और नॉट इवन फ्रॉम फोन, लैपटॉप, टैब, आईफोन। ये सब टेक्नोलॉजी, इससे कुछ भी नहीं मिलती आपको। ये मैनर सिखा सकता है, ये मैनर्स नहीं सिखा सकता। एटिकेट सिखा सकता नहीं, अखलाक सिखा, हाँ मैनर्स, एटिकेट्स, अखलाक पर वीडियोस मिल जा सकते, मगर जो प्रैक्टिकल माँ सिखाती है, प्रैक्टिकल बाप सिखाता है, प्रैक्टिकल टीचर सिखाता है, ये कोई नहीं। और ये जो पॉइंट्स है ना, नॉट ओनली फॉर टीचर्स, फॉर मदर्स ऑल्सो। अगर माँ भी है तो यही पॉइंट्स है पूरे। अगर आपका खुद का बच्चा भी है तो यही पॉइंट्स है। नहीं ये सब मेरे बच्चे को, मेरे स्टूडेंट्स को और मेरे बच्चे को लाड़ में पूरा बिगाड़ दूंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसा हो सकता नहीं। लाड़ में बच्चा घर में बिगड़ा करते
और घर में स्कूल को आए तो आपके स्टूडेंट्स इतने वफादार है, घर में बच्चा बिगड़े हुआ है, हो सकता नहीं। यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ आपके बच्चों पर भी अप्लाई करेंगे। तो when you are teaching your son, your kid or your students, it should be from heart, not from book or not even from your tablet और फोन। और आपके बच्चों के पास अगर जो है मोबाइल की आदत है तो सबसे पहले वो छुड़ाइए। अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो बर्बादी का जरिया है वो। नहीं मेरा बच्चा जो है राइम्स उसमें से सीख रहा, मेरा बच्चा जो है वो सुनकर खामोश बैठता, दिस इज नॉट द थिंग। बच्चा मेरा दूध की बोतल से खामोश नहीं बैठेगा मगर मोबाइल से बैठेगा। तो व्हाट यू आर टीचिंग कि माँ जो दूध पिलाकर खामोश बिठाती है, आजकल वो उसकी अहमियत नहीं रहेगी, फोन की अहमियत रहेगी। तो बच्चा बड़ा होते जाएगा तो फोन की सुनेगा या माँ की सुनेगा? फोन की सुनेगा। और फोन के अंदर से दूसरी आवाज जो आती है ना उसकी सुनता, फिर समझ गया ना, आपकी भी नहीं सुनता, उसकी सुनता। तो फोन बच्चों से दूर रखिए। पुराने जमाने में भी वालिदैन ने बच्चों को संभाले ना। उस जमाने में टेप रिकॉर्डर रहता था, टेप रिकॉर्डर दिए कभी बच्चे को हाथ में, ये पुराने जमाने का गाना सुनो और खामोश बैठो, नहीं दिए ना। फिर आज हम क्यों दे रहे? नहीं देना। तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। हम हार्ट से, अपने दिल से बच्चों को अखलाक सिखाइए, इस्लामी तालीम सिखाइए और बेहतरीन माँ बनिए और बेहतरीन टीचर बनिए इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।